Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for competitive exams, and this is our special series on daily news review. So in this video we will cover the entire The Hindu newspaper for you all, so stay with me in this entire news series and I will make sure that there will be no need for you to understand or to read the Hindu paper again. So without wasting any time, let's see what is the first article is all about. देखिए, बात की जा रही है ग्रीन एनर्जी की और क्लीन टेक एनर्जी की। और जहाँ भी क्लीन टेक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि ये जो पूरा आर्टिकल है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा साइंस एंड टेक के लिए, विच इज़ द जीएस पेपर नंबर 3। देखिए, आर्टिकल की अगर बात करें तो क्या बात की जा रही है, अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई बाय द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर विच इज़ CEEW। इन्होंने अपनी एक स्टडी की और इससे एक बात पता चली कि इंडिया में अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो जो सबसे ज़्यादा 13,000 अर्ली अडॉप्टर्स आपको देखने मिले क्लीन टेक लाइवलीहुड अप्लाइंसेस के, जिसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 80% आर दी विमेंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ दिस क्लीन टेक अप्लाइंसेस। देखिए, ऐसे सारे अप्लाइंसेस जो आप डे टू डे लाइफ में अपने यूज़ करते हैं लेकिन जिनका जो सोर्स है वो क्या होता है, एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ऐसी सारी टेक्नोलॉजी, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीन टेक अप्लाइंसेस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सोलर कुकर। आपने देखा होगा सन से एनर्जी लेकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पकाई जाती हैं, विच इज़ दी सोलर कुकर। इसी के अलावा आपको पता होगा कि एक और फॉर्म हमने देखा था इन विच एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से सोलर रेफ्रिजरेटर का भी यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाने लगा है, एंड ऑल दीज थिंग which are totally dependent and are operable on the renewable sources of energy are known as the clean tech devices, clean tech। आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे अप्लाइंसेस। तो इसी में अगर आप एक चीज़ समझें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो आपको देखने मिलेगा महिलाओं में। महिला यहाँ पर 80% वुमेन आपको देखने मिलेंगी जो इस तरीके के अप्लाइंसेस का यूज़ कर रही हैं। तो देखिए, हुआ क्या है, इससे फ़ायदा कहाँ है। अगर आप रूरल इंडिया में बात करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इन महिलाओं को जो इनका रोल है, जो इनका पार्टिसिपेशन में है, नाउ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी एनी अदर थिंग। अब इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है भाई घर के काम करना या हाथ से चीज़ों को करना, बहुत सारी चीज़ों का, नाउ दे आर शिफ्टिंग ऑन टू द क्लीन टेक्नोलॉजी विच रिजल्टेड इन टू, पहले तो यहाँ पर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट खास नहीं देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम होगा। रिजल्टेड इन टू वॉट, दिस एंटायर थिंग विल अलाउ ऑल दीज women to enhance their income opportunity and get rid of the gender assigned manual activities that are like, आप देखेंगे लेबर्स में आपको महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि एस्टिमेट किया जा रहा है अगर आप 2030 में देखेंगे तो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 30 मिलियन विमेन ओन करेंगी एमएसएमई सेक्टर्स को, विच इज़ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, बट इफ़ यू विल लुक इन टू द पिक्चर दिस 30,000 नंबर इज़ वेरी लेस। सो अब यहाँ पर आर्टिकल में बात की जा रही है कि भाई आप इस तरह पे पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कैसे रीच कर सकते हैं, तो उसके कुछ सजेशन यहाँ आर्टिकल में दिए जा रहे हैं। सो अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। बुलेटिन्स आप चाहें तो लिख सकते हैं, द रीज़न आई एम अंडरलाइनिंग, आई एम हाईलाइटिंग एवरीथिंग सो दैट इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू, कि अगर इन केस आप न्यूज़पेपर उठाकर इसको रिवाइज भी करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है एंड विच सेक्शन यू वांट टू स्किप। ठीक है, चलिए पहले सजेशन की बात कर लेते हैं। पहला सजेशन बोल रहा है हमें ऐसी महिलाओं को अप्रोच करने की ज़रूरत है दोज हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। क्यों? देखिए, जो महिलाएं पहले ही क्लीन टेक गैजेट्स का यहाँ पर यूज़ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, अप्लाइंसेस का यूज़ कर रही हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी मच फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट दे कैन डू, दे कैन कम फॉरवर्ड, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ भाई दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो टेस्टिफाई भी यहाँ पर कर सकती हैं कि भाई इस
पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या गैजेट के आने से उनकी लाइफ में कितना ईजीनेस हमें देखने के लिए मिला है, रिजल्टेड इन टू वॉट। देखिए बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार देखिए एक हाई रिस्क परचेज है, सपोज हम जाते हैं और ख़रीद लेते हैं तो ऐसा ना हो भाई यूज़ तो कुछ ना हो, यूटिलाइजेशन कुछ ना देखने मिले और फालतू में हमारे जो थोड़े बहुत पैसे भी हैं वो यहाँ पर लग जाए। सो रिजल्टेड इन टू वॉट, जो महिलाएं ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है वो यहाँ पे वर्क कर सकती हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, वहीं दूसरी बात की जा रही है, अगर हम दूसरे सजेशन को देखें तो दूसरा सजेशन हमें बोल रहा है कि एक हमें हाइपर लोकल इवेंट्स यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। जी, क्या हाइपर लोकल इवेंट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है? देखिए इस तरीके से समझ लीजिए, मान के चलिए एक वुमेन है और उनको देखना है, वो देखना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट वर्क, then only they will purchase that particular product. Now what will happen, हमें यहाँ पर एक हाइपर लोकल इवेंट लगाने की आवश्यकता है, लोगों को ये प्रॉमिस करने की आवश्यकता है कि देखिए दिस इज द प्रोडक्ट, दिस हाउ इट वर्क्स एंड दिस हाउ इट गोना वर्क फॉर यू। रिजल्ट क्या होगा, लोगों के अंदर एक विश्वास आएगा, हमारी तरफ से एक प्रॉमिस उनको देखने मिलेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि इसके बेनिफिट क्या हैं, स्पेशली जब उन महिलाओं की बात आएगी कि कैसे महिलाओं का लाइवलीहुड पूरा यहाँ से चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, देन दिस विल वर्क वेरी अमेजिंगली। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे सजेशन किया जा रहा है हमें इजी फाइनेंस परचेज प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। क्यों, देखिए जब भी आप मार्केट में जाते हो, जब भी आप क्लीन टेक गैजेट्स की बात करें, क्लीन टेक सॉल्यूशंस की बात करें, तो दे आर नॉट वेरी चीप। ठीक है, दे कम विद द प्राइस। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू कि एक हमें फाइनेंस यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट के लिए जो फाइनेंस है उसको ईजी करना होगा। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स दो हैं जो उसके प्रमोटर्स हैं, दे शुड ऑल्सो इंश्योर कि भाई आफ्टर द सेल जो भी तरीके की दिक्कत होती है या जो भी इशू होता है दे विल रिजॉल्व इट। इनफैक्ट भाई बेचने के बाद व्हाट विल हैपन कि भाई जब यहाँ पर इनका यूज़ ख़त्म हो जाएगा और कोई व्यक्ति मार्केट में जाके इसे सेल आउट करना चाहेगा, बेचना चाहेगा, तो दीज कंपनी विल बाय इट बैक ऑल्सो। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप महिलाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उनकी एक सिचुएशन ऐसा आ जाती है जहाँ पर वो गैजेट्स में इन्वेस्ट तो करना चाहती हैं लेकिन उनको अपने फाइनेंसेस को भी देखना पड़ेगा। सो इन दैट केस अगर हम वुमेन की कंडीशन को यहाँ पर सुधारने की बात कर रहे हैं और मोर एंड मोर वुमेन्स वी वांट टू बी अप्रोच, देन व्हाट वी नीड टू डू कि इजी फाइनेंसिंग सिस्टम हमें लाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ सजेशन के बारे में, जो बात कर रहे हैं कि व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड सपोर्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस। The only technology provision is not enough in all the cases. Many rural products have larger market potential and they already established their business models for the regular revenue system. In a similar way, what we need to do कि एक इसी तरीका क्लीन टेक मार्केट यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा, बिकॉज जब आप विमेंस को देख रहे हैं तो दे ऑफन स्ट्रगल विद इस्टेब्लिश्ड मार्केट लिंकेजेस because of their limited mobility and network outside their villages. So what we need to do, यहाँ पर महिलाओं तक जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको महिलाओं तक ही क्या पहुंचाने की आवश्यकता है, उनके लोकल एरिया में, उनके नियर बाय एरिया में इन टेक्नोलॉजीज को पहुंचाने की आवश्यकता है। फिफ्थ एंड द लास्ट सजेशन हियर इज कि जो पॉलिसी है हमें एक पॉलिसी कन्वर्जेंस यहाँ पे एनेबल करना होगा कि भाई यहाँ पर क्या देखेंगे हम, दैट नो प्राइवेट सेक्टर एंट्री हैज़ द काइंड ऑफ रीच एंड स्केल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस have, so leveraging their reach is very imperative to exponentially scale up this entire business. चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ चीज़ें अपने आंसर्स में ऐड करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी ये समझने के लिए कि वाई क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वाई इंडिया इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए बात यहाँ पर क्या की जा रही है, बोला गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है जो वन टाइम पेंशन स्कीम है, या आप जिसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं, बट
देयर आर सम सर्टेन कंडीशंस। तो देखिए आपको पता होगा जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी की डेट में दो पेंशन स्कीम है, वन इज़ द ओल्ड पेंशन स्कीम एंड अदर वन इज़ द नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है वो ये है कि द एम्प्लॉय शुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब्स एडवर्टीज बिफोर डिसम्बर 2022 एंड 2003. They are definitely eligible for the old pension scheme. If they want to switch from that, they can go. But if you have joined the services after 1st of January in 2004, no, you have to be the part of national pension scheme. Now let's understand very clearly कि what is the difference between these two. चलिए एक रफली आइडिया लें अगर, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि गवर्नमेंट को आपको कुछ भी यहाँ पर अमाउंट देना नहीं होता था। व्हाट गवर्नमेंट डज कि भाई आपने जो भी यहाँ पर इनकम कमाया है, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है आपकी रिटायरमेंट पर, गवर्नमेंट उसका एक पूरा पार्ट आपको 50% आपकी सैलरी का पार्ट यहाँ पर देती थी। बट इन रिटर्न यू डोंट हैव टू गिव एनी थिंग, यू डोंट हैव टू पुट एनी मनी इन टू इट। ठीक है, सो ये स्कीम यहाँ पे गारंटी करती थी एक लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट की, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ रहा था। वहीं अगर आप देखेंगे एनपीएस की, तो एनपीएस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है दे आर ऑल्सो गिविंग सम अमाउंट ऑफ देयर सैलरी, in return what government is doing, government in investing that salary, that part of salary into different thing. And what they are doing on the retirement of a person, 60% of the corpus, which is also a tax free, is withdrawn, while the remaining 40% is invested in the annuities, which is also taxed. रिजल्टेड इनटू व्हाट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन्स हमें देखने के लिए मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द पेंशन स्कीम, वो कम हो गए, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी कि नहीं, द ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ गुड, द न्यू पेंशन स्कीम इज़ नॉट गुड। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं ओपीएस और एनपीएस के बारे में। देखिए ओपीएस को आपको पता है कई बार पॉपुलरली इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम या ओपीएस भी से बोल दिया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो 1 अप्रैल 2004 का वो टाइम था जब ये स्विच हो गई कहाँ पर, न्यू पेंशन स्कीम में हमें इसका स्विच देखने के लिए मिला। ये एक पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह काम करता है फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय, जिनको अश्योर किया जाता है कि वो एक डेफिनाइट अमाउंट उनको पे किया जाएगा पर मंथ बाय द गवर्नमेंट। सो जस्ट इमेजिन दैट if your basic salary is rupees 10,000, so that person would receive a fixed amount of rupees 5,000 per month as the pension from the government, क्योंकि it clearly says कि the government will pay the 50% amount. Okay, with an increase in the dear allowance twice a year, the government tries to balance the salary with the rising cost of living. Hike in DA also gives way for the higher salary and hence higher the pension, and that resulted into a lot of burden on the government. And this is also the reason that government stopped this OPS system. Now let's understand the NPS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीएस जो है वो कोई भी सैलरीड पर्सन हो या नॉन सैलरीड पर्सन हो अक्रॉस द कंट्री, एनी वन कैन सब्सक्राइब इन टू दिस स्कीम। दिस the difference is that the OPS has the government used to provide a fixed amount, while in NPS what is happening, the market has a role to play. As the amount are invested, the amount investor get a annuity in less than what is given in the OPS. So in this scheme what happened, the employer has to contribute 10% of the salary while the employer makes an equal contribution. So in which what happened, एनपीएस में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन एनपीएस इज अप टू रुपीज़ 1.5 lakh is tax deductible under section 80C of the income tax act 1961। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय है वो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पेंशन का पार्ट अमाउंट इन अ लमसम, and according to the rule that 60% that I have already told you, that 60% of the corpus of maturity is tax free, while the remaining 40% is taxable and must be invested in the annuities. And this is also the reason why it got a lot of slaps, क्योंकि लोगों का बोलना है कि भाई हमारी ही अमाउंट पर हमसे फिर से टैक्स लिया जा रहा है, दैट टू ऑफ इन आर पेंशन, दिस इज़ नॉट गुड, और इसी की वजह से हमें कई बार डिबेट देखने के लिए मिलती है। हालांकि
अगर हम एनपीएस की बात करें तो येस श्योर शॉट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि इनके ऊपर जो बर्डन है सोशल सेक्टर स्कीम्स का वो थोड़ा सा कम होता हुआ हमें नज़र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज़ टॉकिंग अबाउट पिकिंग द वॉच डॉग। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 पॉलिटी। चलिए ऐसी उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में पता होगा कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए होता क्या है, आपको पता है जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास एक बॉडी आ जाती है विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके लेट मी राइट इट अगेन। सो इट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ इनका काम क्या हमें देखने के लिए मिल जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिनका काम आपको देखने मिलेगा ये किसके लिए, चाहे आप प्रेसिडेंट की बात कर लें, चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लें, पार्लियामेंट की बात कर लें या स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर लें, इनके लिए फेयर इलेक्शन कराने का काम किसका है, वो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करें कि कितने लोगों से मिलकर बनता है, तो देखिए आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और इसके साथ आपको देखने मिल जाएंगे इलेक्शंस कमिश्नर एज मैनी एज दे कैन बी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और यू विल फाइंड 2 इलेक्शन कमिश्नर जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए समय समय पर ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ निकल कर आए, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल कर आए जिन्होंने ये बोला कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी भारत की डेमोक्रेसी का बेस बना रहा है, एंड विद विच वी शुड नॉट बी वेरी वी शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली। अगर देखिए आप इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जी हाँ, जितना गवर्नमेंट का रोल आपको देखने के लिए मिल रहा है उतना ही गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर कम होना भी इम्पॉर्टेंट है। कारण क्यों, आप ध्यान से देखिए तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को यहाँ पर सजेशन दे कौन रहा है, जी पार्लियामेंट। अब हो क्या रहा है, देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर सीइंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इनटू इट। अब जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई उसका सजेशन भी ये था कि भाई जो इलेक्शन सीईसीज की आप बात कर लें या इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो एक इलेक्शन कमेटी के थ्रू होना चाहिए, एंड दैट विल बी फेयर इनफ। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे चूज कैसे कर रही है, गवर्नमेंट की चॉइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर रहे हैं, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको यूजुअली देखने के लिए मिल जाएंगे, हुज आर वेरी इवन क्लोज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको यहाँ पर चूज कर लेती है। सो दिस इज ऑल्सो समटाइम रेज द क्वेश्चन अबाउट द फेयर एंड फ्री इलेक्शन here। और यहीं से हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है कि भाई गवर्नमेंट के पास एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जब आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, तो गवर्नमेंट अकेला एक ऐसा बॉडी नहीं होना चाहिए जो कि इनके नेम सजेस्ट करे, देयर शुड ऑल्सो बी अ कमेटी जो यहाँ से नाम सजेस्ट करे, एंड देन द फाइनल नेम शुड बी चूजन। और इसी वजह से एक जो पूरा इशू है आपको यहाँ पर नज़र आया, क्यों, क्योंकि ये फेयर इलेक्शन पे कहीं ना कहीं एक सवाल हमें देखने के लिए मिल रहा था। और ना ही हमें यहाँ पर जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा था। और जब आप बात करेंगे डेमोक्रेसी की तो यू नो वेरी वेल हाउ मच इम्पॉर्टेंट द ऑपोजिशन पार्टी इज़। क्यों, क्योंकि वो आपकी ऑन गोइंग एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को प्रॉपर रन करने में, चेक एंड बैलेंस रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि भाई सुप्रीम कोर्ट वाज वेटिंग कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है दे विल फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ रूल, लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो द कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ 3 member कमेटी which consists of the opposition of the Lok Sabha or the leader of the single largest opposition party, the Chief Justice of India, and the 3 member committee comprising the Prime Minister. These people now will choose the Chief Election Commissioner and the CEs until any law is passed. Now these people, they will suggest the name to the President of India, and then he will select the ECs and CEC itself. Chaliye, so let's also understand one more thing here कि what are the existing provision for the appointment of ECI. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम बात करें पार्ट
15 की, which talks about the article 324 itself to the 329. ये बोलते हैं of the Indian constitution that it deals with the election and establish a commission for these matters. ध्यान से याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जा सकता है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 324. वहीं अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर की बात करें तो 324 क्लॉज 2 भी बताता है कि जो अपॉइंटमेंट है सीईसी का और अदर इलेक्शन कमिश्नर का, दैट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट विच इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट. और अगर आप इनके टेन्योर की बात करेंगे तो इनका टेन्योर आपको देखने मिल जाएगा 6 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 65 ईयर, जो भी यहाँ पर पहले देखने के लिए मिलेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिमूवल. तो दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. The CEC can be removed from office only through a process of removal similar to that of a Supreme Court judge by the Parliament of India. And any other EC cannot be removed except on the recommendation on CEC. So this article is very important because आज अभी ये न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, अहम बदलाव आपको देखने मिले हैं, जबकि अभी कुछ ही टाइम पीरियड में आपको इलेक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. ऑल्सो if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और बाकी सारी जानकारी, हमारे ऑनगोइंग कोर्स, इस सब से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन दिस आर्टिकल. देखिए बहुत अच्छी सी एक इन्फॉर्मेशन है. वर्ल्ड बैंक यहाँ पर क्या करने वाला है, इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का यहाँ पर सपोर्ट देने वाला है. क्यों? ताकि इंडिया जो है वो फ्यूचर में किसी भी तरीके के पैंडमिक के लिए पहले से तैयार हो सके, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके. रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया को ये जो अमाउंट देगा वो 500 मिलियन करके यहाँ पर 2 बार में देने वाला है. अब इसकी वजह से इंडिया में ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में, और जिसका मेन उद्देश्य क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर को पूरी कंट्री में सुधारना. बेटर डिलीवरीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है बाय द पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के थ्रू. एंड दिस इज वाई this article is very important. Now understand about the World Bank, then we will understand about the Ayushman Bharat mission. So World Bank की बात करें तो it was created in 1944, we all know this, at the International Bank for Reconstruction and Development, which is also known as IBRD along with the IMF. This IBRD later became the World Bank. अगर हम इसकी बात करें तो द वर्ल्ड बैंक इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एजेंसी, और इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर कंट्री. अलॉन्ग विद इंडिया देयर आर 189 मेंबर्स. ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक आपको निकालता हुआ दिखाई देगा जो कि एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है. वन इज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, अनदर वन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड द लास्ट वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे और ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होकर इसको टिक लगा देते हैं. सो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ये तीनों रिपोर्ट्स को. ठीक है, हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो ये अब की डेट में यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है. वर्ल्ड बैंक के इसी के साथ आपको 5 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन देखने मिलेंगे. फर्स्ट इज IBRD विच इज़ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा IDA विच इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. नेक्स्ट इज IFC which is the International Finance Corporation, then the Multilateral Guarantee Agency which is also known as MEGA, and again very important. And last one is the ICSID which is International Center for Settlement of Investment Dispute. Now why ICSID is important? Because India is not part of this, and this is why this becomes very important for us. चलिए अब बात कर लेते हैं PM अभीम के बारे में.
अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम फॉर द स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका काम है इंश्योर करना एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे आप अर्बन एरियाज़ की बात करें चाहे आप रूरल एरियाज़ की बात करें। साथ ही जो कैपेबल रिस्पॉन्डिंग है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के लिए, डिज़ास्टर आउटब्रेक्स को, उसको यहाँ पर बनाना। साथ ही इस स्कीम के अंदर एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द वायरोलॉजी, एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म for the WHO, and 9 biosafety level laboratories and 5 new regional national centers for disease control को यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईटी बेस्ड सॉल्यूशन की बात की जा रही है कि कोई भी डिसीज़ यहाँ पर आती है तो उसका जो सर्विलेंस सिस्टम होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज सिस्टम को हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। इसको कुछ कंपोनेंट्स में बांटा गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दोस कंपोनेंट्स एज वेल। देखिए जो पहला कंपोनेंट है वो यहाँ पर बात करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस इन्फेक्शियस डिसीज के लिए यहाँ पर सेटअप करना, ठीक है। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि एक क्रिएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आप स्टेट लेवल इंटरवेंशन की बात करें या नेशनल लेवल इंटरवेंशन की बात करें, व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू कि नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल हॉस्पिटल्स हमें हर ब्लॉक्स में खोलने की ज़रूरत है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने मिलेंगी जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वहीं स्टेट लेवल इंटरवेंशन की बात करें तो 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाने हैं। नेशनल लेवल पर बात करें तो 2 कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल्स, चाहे क्रिटिकल हॉस्पिटल्स के लिए बात किया जाए, और 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्पिटल्स जो कि बाद में एक मेंटर इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम करेंगे, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेंगे। अलॉन्ग विद दैट 100 बेड फैसिलिटीज़ के हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर खोलने की बात की जा रही है। थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो थर्ड कंपोनेंट बात करता है कॉम्प्रिहेंसिव पैंडेमिक रिसर्च। क्या यहाँ पर आवश्यकता है? देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 80 वायरल डायग्नोस्टिक या वायरोलॉजी डिपार्टमेंट्स और लेबोरेटरीज हमें खोलने की आवश्यकता है। दूसरी स्टेट लेवल इंटरवेंशन पर 15 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज को ऑपरेशन किया जाएगा, और नेशनल लेवल पर 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जाएंगे फॉर द वायरोलॉजी, सो दैट इंडिया will be prepared for the any upcoming outbreak. Okay, so I hope this entire article is clear to you. So this article is important for GS paper 2 social justice. क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर एक इंडेक्स रिलीज किया है वर्किंग वुमेन कंडीशंस के ऊपर, जहाँ इंडिया को रैंक मिली है 74.4 आउट ऑफ 100। देखिए ये जो इंडेक्स यहाँ पर रिलीज किया जाता है ऑन द वर्किंग वुमेन, इसका एक बहुत सिंपल सा पॉइंट समझ लीजिए कि वर्किंग वुमेन्स के लिए जब बात की जा रही है, जो लॉस की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है, पेंशन्स की बात की जा रही है, क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम करने वाले इनके काउंटर पार्ट जो मैन आप देखेंगे क्या उनके जैसी सिमिलर सिचुएशन है या नहीं, ये देखा जाता है। और इसी कंडीशन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जो अपना इंडेक्स रिलीज किया है, इन्होंने देखा कि इंडिया में अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ओके देयर आर सो मेनी लॉज बट वर्किंग वुमेन्स की कंडीशन इज नॉट येट इक्वल, ठीक है, जो कि उनके काउंटर पार्ट इंडियन मेंस हैं। पेंशन स्कीम की बात कर लिया जाए, वर्क प्लेस पे इनको मिलने वाले लॉस की बात किया जाए, प्रोटेक्शन की बात कर लिया जाए, तो इट इज़ नॉट वेरी वेरी गुड, एंड दैट इज़ वाई इंडिया स्कोर्ड 74.4 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब देखिए स्कोर यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 100 की, तो जो शो करता है कि भाई किसी भी देश में अगर कोई कंट्री 100 आउट ऑफ 100 स्कोर ले रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, जो स्टैंड है, दैट इज़ वेरी इक्वल। 8 इंडिकेटर्स यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो वुमेन्स के लिए जो राइट्स हैं वो कौन से हैं, मैरिज एंड ऑल दीज थिंग्स, जिसकी बेसिस पर इसे डिसाइड किया जाता है। तो आपको 14 ऐसी कंट्री देखने मिलेंगी लाइक बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लताविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पोर्तुगल,
स्पेन और स्वीडन, जो कि आपको ऐसी कंट्रीज देखने मिलेंगी दोज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। नाउ द पॉइंट कम्स कि इंडिया को क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इंडिया के जो आप नेबरिंग कंट्रीज देख लीजिए, जैसे नेपाल, उसका स्कोर भी इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ 80.6। इन दैट कंडीशन इंडिया नीड्स टू टेक अ लॉट ऑफ मेजर्स, क्योंकि अभी भी अगर आप वर्किंग वुमेन की कंडीशंस देखेंगे तो विच इज़ नॉट गुड। इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाता है, तो हमें इफेक्टिव लॉज लाने की ज़रूरत है जहाँ पर वुमेन्स को इक्वल पेमेंट मिले। ऐसे लॉज लाने की ज़रूरत है जो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनको एडवर्सली अफेक्ट करे। ऐसे लॉज लाने की ज़रूरत है जो वर्किंग वुमेन्स अगर आप देखेंगे, और स्पेशली दोज आर हैविंग चिल्ड्रन, तो ये उनके बच्चों को भी यहाँ पर किसी तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ईज करें। साथ ही ऐसी महिलाएं जो व्यापार चला रही हैं, बिजनेस को रन कर रही हैं, उनको कुछ प्रोटेक्शन यहाँ पर देने की ज़रूरत है। जेंडर डिफरेंसेस जो हमें प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में दिखते हैं, उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। ओनली दैन वी कैन अचीव द 100 आउट ऑफ 100 स्कोर। ओके, सो ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए क्लियर हो गया होगा। चाहे हम प्री की बात कर लें या मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग की बात करें, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। आज के सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली न्यूज़ है, एस्ट्रोनॉमर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ यंग स्टार इन द वायलेंट एंड टॉर्चर्ड एनवायरनमेंट around the supermassive black hole at the core of the Milky Way galaxy, which is also known as the Sagittarius A, या फिर इसी का नाम दिया गया है SGR-A। Recently, scientists also have released the observation made during the Double Asteroid Redirect Test, which is also known as the DART mission, that it is a spacecraft designed to test a method of deflecting an asteroid for planetary defense using the kinetic impactor technique. And that is why this DART mission becomes very, very important, because this is the only mission which uses the kinetic impactor techniques. Moving on to the next news, which talks about the first joint exercise between India and France, which is known as FringeX 2023. It is scheduled to be held at Pangoda Military Center in Thiruvananthapuram, Kerala. Next news is the 13th century Hindu temple was recently discovered at Pushpagiri Kshetran in the Kadapa district. This architectural feature of the ruins reveal a style that is contemporary to the temple at Vellore, built by the Kayastha ruler, and it is estimating that this temple is also built by the Kayastha ruler. And the last in the cool today is India's first prospective DNA vaccine against dengue is under clinical trial. This DNA vaccine has been in development since 2019 by scientists from the National Center for Biological Sciences, Bangalore, in collaboration with 9 institutions in India, Africa, and USA. So, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.